नमस्कार साथियों, रीट लेवल 1 की इस विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गणित भाग के मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए इस पेपर के गणित के भाग के प्रश्न नंबर 91 को हल करने का प्रयास करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के हिसाब से पहला ऑप्शन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके। क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग नहीं होगा कक्षा 5 के लिए। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, सूत्र नहीं बताया जाएगा, यह ऑप्शन भी गलत है। इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल का गणन करना, इसमें भी क्षेत्रफल है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों का विकास किया जा सकता है। यह प्रश्न का यह विकल्प बिल्कुल सही लग रहा है कक्षा 5 के हिसाब से, तो उत्तर इसका होगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणना जैसे पहाड़े, गिनती आदि। तो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके देखिए, पहाड़े गिनती में गतिशील क्रियाविधियां काम नहीं देती हैं। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, यह बिल्कुल सही ऑप्शन उत्तर लग रहा है इसका, कि गणनाओं और पहाड़ों को अधिक से अधिक अभ्यास के द्वारा ही समझाया जा सकता है। तो बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी संकल्पना का ज्ञान देकर भी केवल इसे समझाया नहीं जा सकता, और एल्गोरिदम का वर्णन करके तो छोटी कक्षाओं में बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 93। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहला ऑप्शन है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुटा नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सही तो लग रहा है। आगे देखते हैं। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो। छोटी कक्षाओं के लिए यह सही नहीं है। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, यह भी छोटी कक्षाओं के हिसाब से सही नहीं है। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, यह भी छोटी कक्षाओं के हिसाब से सही नहीं है। कक्षा 3 के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 के हिसाब से ही यह प्रश्न करना है हमें। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, कक्षा 3 के हिसाब से यह ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, तो यह तो विद्यार्थियों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। 6 अंकों तक गणना करना, कक्षा 3 के हिसाब से, स्तर के हिसाब से यह ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, तो यह ऑप्शन कक्षा 3 के हिसाब से बिल्कुल सही है। संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। व्यूह रचना मतलब प्लानिंग, तो भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, जो कि जैसे अपन बाजार जैसा वातावरण तैयार कर सकते हैं, यह ऑप्शन सही लग रहा है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बहुत सारे सवाल हल कराना छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं है, खासकर जोड़ के लिए। सूचना और संप्रेषण तकनीक आईटीसी का प्रयोग तो बड़ी कक्षाओं के लिए किया जाता है, यह ऑप्शन भी सही नहीं है। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, यह ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रोल प्ले, बाजार जैसा वातावरण तैयार करके हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। बात करते हैं 96 प्रश्न की। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करता है। तो बात तो स्थानीय मान की कर रहा है। पहेली है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, लेकिन पहेली दहाइयों और इकाइयों से संबंधित है। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, तो स्थानीय मान की संकल्पना तो इस पहेली से हो नहीं रही है। दूसरा है योगात्मक आकलन करना,
दहाइयों इकाइयों का योगात्मक आकलन से कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, यह पहली तो इसी ऑप्शन पर फिट बैठती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि चौथा ऑप्शन का तो प्रश्न से ही कोई लेना देना नहीं है। तो 96 प्रश्न में आंसर होगा सी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 97 क्या बोलता है। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों, अर्थात जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं उनकी बात यहाँ की जा रही है, को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या होंगे। अध्यापक के जो आकलन के शीर्षक हैं वो क्या होंगे व्यवहारिक प्रश्नों के लिए। तो पहला है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। देखिए व्यवहारिक प्रश्न में केवल यह चीज़ नहीं देखी जाती है, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। तो केवल संक्रिया ज्ञान भी व्यवहारिक प्रश्नों में हमारा विषय नहीं होगा जांच का। तीसरा है गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, यह भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की बात करें, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, यह देखना बहुत ज़रूरी होता है व्यवहारिक प्रश्नों में, गणितीय रूप में निरूपण किस प्रकार बच्चे ने किया है, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पुरुष या 3 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 46 दिन में कर सकते हैं, तो इसी काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे। कार्य क्षमता से संबंधित यह प्रश्न है। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/46, और यदि महिला की कार्य क्षमता की बात करें तो देखिए कार्य क्षमता का सूत्र होता है कार्य बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता होता है, उसके आधार पे हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। महिला की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/3 × 46, तो 1/138 हो जाएगी। और लड़के की कार्य क्षमता हो जाएगी, क्योंकि 5 लड़के हैं तो 46 दिन में करते हैं, तो प्रत्येक लड़के की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/230। अब कार्य क्षमताओं का यदि हम योग करें तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमताओं का हम योग करेंगे, 1/46 + 1/38 + 1/230, 690 लघुत्तम आया। 15 + 5 + 230 में का भाग दिया 690 में आया 3। तो इसको यदि हम आगे हल करेंगे तो 15 और 5 20 + 3 = 23/690, तीनों की कुल मिलाकर कार्य क्षमता हो गई। तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा यदि कार्य का समय पूछें तो 690/23 आ जाएगा। 30 दिन में वो कार्य को पूरा करेंगे। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। एक आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, इसका आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, L × B, लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं, बराबर 60। तो L + B हो जाएगी, 60 में 2 का भाग दिया 30, तो L बराबर हो जाएगा 30 - B हमें दी हुई है 12, तो इस आयत की लंबाई हो जाएगी 30 में से 12 गया तो 18 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, तो हम इसके आधार पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो L × B हम करेंगे तो 18 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। हमें यह बताना है कि विभाजक से छोटा आएगा जो भी शेषफल आएगा कक्षा 4 के हिसाब से। पहला ऑप्शन है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। देखिए गणित में मौखिक उपागम नहीं चलता है, तो यह ऑप्शन गलत है। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेषफल है। देखिए कक्षा 4 में मिश्र भिन्न काम में नहीं ली जा सकती, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना
और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो गुणज कक्षा 4 में आ जाते हैं, यह ऑप्शन इसका सही हो सकता है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल हल कराना। देखिए उदाहरण की सहायता से इस उपागम को नहीं समझाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गुणनखंड और गुणज की सहायता से। तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कक्षा स्तर ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 101। यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है, चित्र रूप में एक आकृति दी हुई है, 5 वर्गों से मिलकर है और इसका क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें हमें 5 वर्ग दिए गए हैं, तो इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो यदि हम लिखें तो 5 वर्गों का क्षेत्रफल बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 180/5, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा हो जाएगी √36, तो 36 का रूट होता है 6 सेंटीमीटर। तो इन वर्गों की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। अब यदि परिमाप की बात करें तो देखिए परिमाप में वर्ग की कौन कौन सी भुजा सम्मिलित होंगी। तो यदि हम परिमाप की बात करें तो इसमें कुल 12 भुजाएं सम्मिलित होंगी, जिसे हम 6 से गुणा करके इस आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। 12×72 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप होगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 बराबर 4/10, यानी कि बच्चा अंशों का योग कर देता है। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। तो छोटी कक्षाओं में चित्रात्मक प्रतिरूप दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, तो उपचारात्मक शिक्षण में यह हम बच्चे से नहीं कह सकते, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी है हर के लघुत्तम की संकल्पना को स्पष्ट करना। लघुत्तम की संकल्पना के आधार पर केवल इसे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बाद में उन्हें अंश से गुणा भी किया जाता है। और ऑप्शन डी है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। देखिए उपचारात्मक कार्य हमें करना है, तो हम और अभ्यास बच्चे को कैसे दे सकते हैं। तो उपचारात्मक कार्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि बच्चे को और गहनता से समझाया जाना है, और भी खोलकर समझाया जाना है। तो उसके लिए हम चित्रात्मक प्रतिरूप बच्चे को बता सकते हैं और बाद में दोबारा अभ्यास के लिए बच्चे को बोल सकते हैं। तो 102 प्रश्न का सही विकल्प होगा उत्तर ए। तो साथियों, हमें शब्द पकड़ना है, प्रश्न के शब्दों को पकड़ना है कि प्रश्न करने वाला कहना क्या चाह रहा है, किस प्रकार के कार्य की वह बात कर रहा है। यहाँ उपचारात्मक कार्य की वजह से हमारा ऑप्शन ए सही हुआ है। तो हमें प्रश्न के शब्दों को पकड़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन एक शब्द को न पकड़ने की वजह से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बात करें यदि हम अगले प्रश्न की, तो प्रश्न संख्या 103 है। सतत 5 संख्याओं का योग 190 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। सतत 5 संख्याओं की यदि हम बात करेंगे तो सभी में देखिए 1 का अंतर होता है। यदि हम पहली संख्या x माने तो बाकी की 5 क्रमागत संख्या होंगी x, x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 बराबर 190, इनका योग हो जाएगा। यदि इसे आगे हल करें तो 5x + 10 बराबर 190 हो जाएगा। अब हम 10 का पक्षांतरण कर देंगे 190 के पास, तो हम देखेंगे कि 5x बराबर 190 - 10, तो 5x बराबर 180 आ जाएगा। तो x बराबर 180/5 भाग दिया तो आया 36। तो पहली सबसे छोटी संख्या 36 और सबसे बड़ी संख्या होगी x + 4 40। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 36 + 40 बराबर 76। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 104 है कि राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क गणना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, चिंतन और तर्क गणना की यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो चिंतन और तर्क में ये चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। ऑप्शन ए सही हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, इसके आधार पर चिंतन और तर्क गणना उनकी सही नहीं हो सकती है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, तर्क नहीं कर सकते कोचिंग के आधार पर बच्चे, ना ही चिंतन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए खोजबीन का उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, उसमें चिंतन काम में आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 105 क्या बोलता है। तो प्रश्न संख्या 105 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। वृत्त का क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का दुगना है, तो यदि इसका क्षेत्रफल 392 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 392 का दुगना। 392 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल है चूंकि है, तो ये भुजा स्क्वायर का काम करेगा। भुजा स्क्वायर हो गई हमारे पास 784, तो भुजा आ जाएगी 784 का हम ले लेंगे वर्गमूल। तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 784। तो 784 किसका वर्गमूल क्या होता है? देखिए, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। तो 784 का वर्गमूल होता है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अबेकस किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? अबेकस एक जापानी यंत्र है, इसकी खोज वहाँ जापान में की गई थी, जो संख्याओं के परिचय के सामान्य परिचय के बारे में विद्यार्थियों को सीखने में मदद करता है। अबेकस संख्याओं के सामान्य परिचय के बारे में। तो देखिए, यह किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? पहला ऑप्शन है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, संख्या पढ़ने में यह सहायता करता है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, संख्यांकों के बारे में भी यह बताता है, इकाई दहाई आदि के बारे में, तो यह भी सही है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, जोड़ बाकी और आदि भी प्रारंभिक तौर पर इससे हल किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें परिशुद्धता इससे प्राप्त नहीं की जा सकती है। अबेकस बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान देता है संख्याओं का। तो ऑप्शन सी हमें गलत लग रहा है, क्योंकि इसकी सहायता अबेकस की सहायता से गणना में परिशुद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 जो है स्थानीय मान की महत्वता को समझने में, तो संख्यांक के आधार पर स्थानीय मान को भी हम पता लगा सकते हैं अबेकस में। तो गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में अबेकस का उपयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 107 क्या है। प्रश्न संख्या 107 है साथियों कि निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 176 को यदि हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है। तो 176 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 2 शेषफल। इसी प्रकार सभी विकल्पों में हम शेषफल देंगे। तो पहले विकल्प में 3 का भाग दिया 175 में, तो हमारे पास आया शेषफल 1 आएगा। और यदि बात करें दूसरे विकल्प में तो पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 आएगा। तीसरे विकल्प की यदि हम बात करें 173 का भाग दें, यदि 173 में 5 का यदि हम भाग दें तो 173 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल आया साथियों 3। तो इसमें 3 शेषफल आ रहा है अभी तक, यही सबसे ज़्यादा शेषफल है। चौथा है 174 में यदि हम भाग दें 4 का, तो 174 में हम 4 का भाग देंगे। ये देखिए साथियों, केवल भाग वाला प्रश्न है, यहाँ केवल आपकी स्पीड मायने रखती है। तो 4 का भाग दिया 174 में, तो हमारे पास देखते हैं कि शेषफल क्या आता है। तो यहाँ पुनः शेषफल हमारे पास आया 2।
तो जो 3 शेषफल वाला विकल्प है 173 में 5 का भाग, विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके उत्तर प्राप्त करना है। तो देखिए 500 सेंटीमीटर में यदि हम 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो 5 मीटर आ जाएगा। 50 मीटर ऑलरेडी मीटर में है तो इसको हम यूँ की यूँ 50 मीटर लिख देंगे। तीसरा है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो गए, तो 5000 लिख देंगे। इकाई के नीचे इकाई लिखा जाएगा। तो हम इन्हें यदि योग करेंगे इनका तो हमारे पास आ जाएगा 5055। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में हमें सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर आदि को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना आना चाहिए। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पैटर्न की पहचान करना तीसरी, चौथी, पाँचवीं सभी क्लासों में होता है। तो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है। सुडोकू पहेली को हल करने में अभ्यर्थियों की सहायता करता है। हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुडोकू पहेली हल करना ही थोड़ी है विद्यार्थियों। तीसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। यह बिल्कुल भी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि पैटर्न है वो हमें ये बताता है कि संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। यदि लास्ट ऑप्शन की बात करें, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना, देखिए सृजनात्मकता तो तीसरे ऑप्शन में भी आ गई है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार कलात्मक गुणों को विकसित पैटर्न नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। देखिए यहाँ पर 3 6 हैं। एक 10,000 के स्थान पर 6 वाले 6 की हम बात करें तो उसका स्थानीय मान होगा 60,000। फिर 600 वाले का हो गया 600, और लास्ट में इकाई के अंक वाले 6 का स्थानीय मान हो गया 6। यदि हम तीनों को जोड़ें तो 60,606 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न छोटा है, लेकिन समय और सजगता की बात करें तो यह रीट परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। सबसे पहले लिखेंगे 5,671 और फिर अंकों को पलट कर लिखा जाएगा तो 1,765, और इन्हें हम जोड़ेंगे तो बी उत्तर हमारा सही होगा 7436। अगला प्रश्न पैटर्न पर आधारित है। हमें पैटर्न दिया हुआ है कि यदि हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो आता है 1, 11 गुणा 11 आता है 121, और 111 गुणा 111 आता है 1 2 3 2 1। मतलब यदि 3 बार सिंगल 1 1 1 है तो हमें पहले लिखना होता है 1 2 3 और फिर 1 कम करके उसे उल्टी गिनती के रूप में लिखना होता है। तो यदि हम 1 1 1 1 1 11,111 की बात करें तो हम लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 और फिर 1 कम करके 4 3 2 1। पैटर्न के हिसाब से डी उत्तर इसका सही होगा। तो परीक्षा में मित्रों ऐसे ही सवाल आते हैं, जल्दबाजी ना कीजिए और सभी प्रश्नों को सही हल करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 कथन हमें दिए हुए हैं और हमें सही कथन की चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है। देखिए चेक करते हैं। पहले लिखेंगे 1000, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 999, और 999 का पूर्ववर्ती होता है 998। तो इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो है 1000 का पूर्ववर्ती तो 999 हो गया और उसका परवर्ती 1000 होता है। यहाँ 1001 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। सी की बात करें 1000 का पूर्ववर्ती 999 और उसका परवर्ती हो गया 1000, यह ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है 1000 का परवर्ती, तो परवर्ती हो गया 1000 का 1001, और यदि इसके पूर्ववर्ती की बात करें तो वो होता है 1000 और इसमें दिया हुआ भी 1000 है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न में हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारा पूरा पेपर ओवरऑल समय पर बहुत निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो देखिए पहले दुकान में थे 239 खिलौने, अब 70 खिलौने और आ गए, तो 239 में हम 70 को जोड़ देंगे। पहले 239 प्लस
70। अब उनमें से बिक गए 152 तो उनको माइनस कर दिया जाएगा। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 115। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखिए, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास है 2.5 रुपये, मतलब कि 2.50 रुपये हो गया। और 18 पेंसिल, 1.5 दर्जन को हम बोलेंगे 18, तो 2.50 को यदि हम 18 से गुणा करें तो हमारे पास आएगा 45 रुपये। देखिए, गुणा करके देख लीजिए, 18 दूना 36 हो गया और 50 पैसे के हिसाब से 9 रुपये और 45 हो गए। तो 100 में से यदि हम 45 को बाकी करेंगे तो 55 रुपये हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। वापस इतने रुपये मिलेंगे उसे। अगला प्रश्न संख्या है 116 कि 3759 और 9573 को के गुणनफल में दहाई-अंक और इकाई-अंक का योगफल है। इसे हम गुणा करेंगे 3759 और 9573। ऐसे प्रश्न में समय बहुत मैटर करता है, कम समय में हल करने का प्रयास करें। इनको गुणा करने पर प्राप्त होगा यह 8 डिजिट की संख्या। तो इसमें इकाई और दहाई के अंकों को यदि हम जोड़ें तो 0 और 7 को जोड़ने पर हमें 7 उत्तर प्राप्त होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न समय से संबंधित है कि 2:58 PM की बात है से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? तो देखिए, 2:58 PM की बात हम कर रहे हैं, दोपहर के 2:58 की। यदि हम उसमें से पहले 58 मिनट को माइनस करें तो 2 बजे की बात होगी। 2 बजे में से यदि 1 मिनट और कम कर दें तो दोपहर के 1:59 हो गया। 1:59 में ठीक 4 घंटे यदि हम कम करें तो 9:59 AM, 9:59 AM हमारा सही समय होगा। मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 19,000 + 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ किसके बराबर हैं? ऐसा प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बहुत बार आया है। तो पहले है 19,000, तो इसको हमने अंकों में लिख दिया, 19 के आगे 3 जीरो लगा दी। फिर 19 सैकड़े मतलब 19 गुणा 100, 1900 हो गया। और 19 गुणा 1 इकाइयाँ तो 19 हो गया। इन तीनों को यदि हम जोड़ें तो हमारे पास आएगा, जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 20,919। ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक संख्या है, इसमें 567 का हमें भाग देना है। तो पहले फ्रेमिंग कर ली भाग देने की, 567 लिख के इस बड़ी संख्या को अंदर लिख लिया। भाग इसमें हमें देना है 5 6 7 5 6 7 5 6 7। तो अब हम भाग देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो 567 का पहले एक बार पूरा भाग जा रहा है 567। तो अब हम यदि इस सिंगल 5 को उतारते हैं तो कोई भाग नहीं जाएगा, हमें ऊपर 0 लिखना पड़ेगा। फिर दोबारा 6 को उतारा, पुनः भाग नहीं गया तो पुनः 0 लिखा। अब हमने 7 उतारा, अब एक बार भाग गया तो हमने इसे लिख दिया 567 के नीचे 567 और यहाँ आ गया 0। अब दोबारा 5 उतारा, भाग नहीं गया, 6 उतारा, भाग नहीं गया, 7 उतारने पर पुनः एक बार भाग गया तो 567 का एक बार भाग गया 567, तो शेषफल हमारे पास आ गया 0। तो यदि हम ऑप्शन देखकर बात करें तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। और बात करते हैं हम लास्ट सवाल की, 1/2 में कितने 1/8 होंगे? तो देखिए, यदि हम बात करें कितने भाग होंगे तो उसमें भाग दिया जाएगा। तो 1/2 भाग 1/8 यदि हम करते हैं तो अब हम भाग को गुणा में बदलेंगे। तो पहले तो लिख दिया हमने 1/2 और इस भाग को जब हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो अंश हर और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा 8/1। इन्हें हम काटने पर 2 को यदि 8 से काटते हैं तो 4 बार कटेगा, तो हमारा उत्तर होगा 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1/2 में 1/8 जो होते हैं 4 होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, हमने देखा कि रीट लेवल 1 के गणित भाग में माना कि प्रश्नों का स्तर बहुत छोटा होता है, लगभग 8वीं कक्षा के बराबर होता है, लेकिन यदि हम समय की बात करें और सजगता की बात करें तो यह प्रश्न हमारे स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक इन्हें हल करना होगा।
और हम 26 सितंबर जो आपकी परीक्षा डेट है, संभावित परीक्षा डेट है, इससे पहले और भी मॉडल प्रश्न पत्र लाने का और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों।